हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। शरद कोहली सर के साथ, जो कि प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, पार्ट 1 जो हमारे पॉडकास्ट का था वो आपको हम दिखा चुके हैं। आज पार्ट 2 की बारी है। उन्होंने डिटेल में ये बताया है कि मंदी क्या विश्व में आनी शुरू हो चुकी है। क्लियरली उनका ये कहना है कि अमेरिका में मंदी आ चुकी है, यूरोप में मंदी आ चुकी है, जापान में, फ्रांस में, तमाम बड़े बड़े वो देश जो खुद को विकसित कहते हैं, मंदी वहां आ चुकी है। छुपाया जा रहा है, इन बातों को आपसे दूर रखा जा रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या फिर भारत में भी मंदी आ रही है, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है जो ये बता रही है कि 2028 तक मंदी भारत में आ जाएगी। किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और वैसे संकेतों के आधार पर आपको कैसे बिहेव करना है, पॉडकास्ट आप देखेंगे खुद समझ जाएंगे। आगे बढ़ने के पहले रिक्वेस्ट फिर से कर दूं, सब्सक्राइब कर लीजिए आप एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक जरूर कीजिएगा पार्ट 2 को। इसके अलावा कुछ भी कहना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बेल आइकन पहले फटाफट क्लिक कर दो, तब आगे दिखाती हूँ पार्ट 2। आज सुबह ट्रंप ने भाषण दिया और उसके ऊपर जो इतनी डिटेल में आपको जानकारी सर की तरफ से मिली है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक लाइक करो। अब सर मैं अमेरिका की इकोनॉमी पे भी चर्चा करूं, लेकिन ये आखिरी सवाल सोने के ऊपर मेरा है, वो पूछ लेती हूँ। एक और रिपोर्ट आई है जो ये कह रही है, AUAG फंड्स की है। उनका ये कहना है कि ये जो बड़ी तेज़ी सोने की दिखाई दे रही है पूरी दुनिया में, उसके पीछे पूरे वर्ल्ड का बढ़ता हुआ कर्ज है। और ये जो सेंट्रल बैंक्स की तरफ से खरीदा जाने वाला सोना है, गोल्ड रिजर्व बढ़ाया जा रहा है, वो है। उनका कहना है $350 ट्रिलियन के स्तर तक ये पहुंच चुका है। और जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम पूछा था, इनकी तरफ से भी इशारा यही किया गया है कि ये 2 रीजन जो अभी भी थमने वाले नहीं है, आगे चलते रहेंगे। मतलब वो बाकायदा इसके पीछे तर्क भी वो दे रहे हैं। तो क्योंकि ये नहीं टिकने वाला है, तो उनका जो टारगेट है वो $6,000 है। तो यहां तक के लिए क्या मैं निश्चिंत हो सकती हूँ? लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इतना तो हो सकती हूँ निश्चिंत। आपने जो फिगर्स बोली उसमें से एक फिगर शायद आप बहुत जल्दी से बोल गई, मुझे वो फिगर याद है, मैं उसको थोड़ा सा और प्रोनाउंस कर देता हूँ। पूरी दुनिया के ऊपर $350 ट्रिलियन का कर्ज है। $1 ट्रिलियन 91 लाख करोड़ का होता है। अब आप 91 लाख करोड़ को 350 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, शायद आपके कैलकुलेटर नहीं मिलेगा जो जीरोस बता दे। और सारी दुनिया की GDP कितनी है? वो 110-120 ट्रिलियन डॉलर के इस समय बीच में है। इसका मतलब दुनिया के ऊपर 3 गुना कर्ज है। बिल्कुल, इसीलिए सेंट्रल बैंक सोना इकट्ठा कर रहे हैं। इसीलिए आपको याद होगा, आप ही की पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि मुझे 2026 में रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है। आपको याद होगा मैंने कहा था। और सुनाई क्या दे रही है? मुझे तो लगता है ये जो विकसित अपने आप को कहते हैं देश, यहाँ रिसेशन आ चुका है। क्योंकि अगर 1.4% ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अमेरिका की GDP है, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रहा हूँ, क्योंकि आपको जो मैंने बात बताई कि मेरे अनुमान के हिसाब से किसी तरह उन्होंने उसको पॉजिटिव में रखा हुआ है, कोई नंबर्स का कुछ अंदर है। और जर्मनी ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, UK ले लीजिए, आप लिस्ट निकालिए अपने, आपके पास फोन है। UK का ऑफिशियल लास्ट है 0.1%। तो आप क्या समझते हैं? 0.1% सिर्फ प्लस दिखाने के लिए कि ये ग्रीन में रहे, प्लस रहे, क्योंकि जैसे ही वो नीचे जाता है तो फिर तो आप ऑफिशियली 2 क्वार्टर्स में, मैं बता दूं बाय द वे, 2 क्वार्टर्स में अगर लगातार आपकी नेगेटिव में रहती तो आपको रिसेशन में घोषित कर दिया जाता है। मेरे अनुमान के हिसाब से जो दुनिया का हिस्सा अपने आप को विकसित कहता है, इस बात को शालिनी आप बोल्ड में रखिएगा, वो दुनिया का हिस्सा जो अपने आप को विकसित कहता है, मेरे अनुमान के हिसाब से वो ऑलरेडी रिसेशन में जा चुका है। तो अगर ऐसा है तो जो मैंने पहले कहा था कि 2026 में रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है, तो वो तो आहट ऑलरेडी आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। वो तो आहट आपके दरवाज़ा आप खोलिए, बाहर आपको खड़ी दिखाई देगी। तो अगर विकसित कहने वाला हिस्सा रिसेशन में आ चुका है, तो आप सोचिए कि इसका जो रिपलिंग इफेक्ट है, हम लोग उसको कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे आप पानी में कंकड़ फेंकें तो वो कंकड़ में देखिए आप वेव्स ना थोड़ी दूर तक जाती जाती, तो क्योंकि विकसित देश अपने आप को रिसेशन में कहेंगे तो बाकी की दुनिया पे भी, तो मुझे लग रहा है इस साल के एंड तक। और इसको अगर छुपाने, जैसे आपने कहा UK की 0.1%, अमेरिका की 1.4%, आप फ्रांस की खोल लीजिए, जर्मनी की खोल लीजिए, इटली की खोल लीजिए, किसी के खोल के देख लीजिए, कहीं 0.4, 0.5, 1%, 1.1%, ये कोई ग्रोथ थोड़ी ना होती है। क्या इसको ग्रोथ बोलेंगे आप? और क्या आपको नहीं लगता कि ये सबके सब ये जीरो से ऊपर कैसे हैं?
आपको इसमें कुछ कॉमन दिखाई देता है? इनके आंकड़ों की लिस्ट निकालिए, उसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है कि सब जीरो से बस जरा से ऊपर हैं। ये कैसे आंकड़े हैं जो जीरो के नीचे ही नहीं जाते हैं? ये कौन से आंकड़े हैं? और अगर मेरा देश है शालिनी, तो मैं ही जीडीपी के नंबर्स कैलकुलेट करता हूं ना। हाँ। मैं जो दुनिया को बताऊंगा वही दुनिया को मानना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरे देश में आके आईएमएफ बैठ जाएगा मेरे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, लाओ निकाल के दिखाओ जरा आपका डेटा को ऑडिट करो। ये तो अलाउड है नहीं, ये तो मेरी सॉवरेनिटी पे प्रश्न है। तो जो मैं डिक्लेयर करूंगा वो जो ऑफिशियली आप दिखता है आपको इंटरनेट पे, वो जो देश वो बताता है वही दिखाई देता है। मेरे अनुमान से दुनिया ऑलरेडी रिसेशन में आ चुकी है। हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। हम भारत में आज भी 6.5-7% पे ग्रो कर रहे हैं। समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, इनकम में असमानता है, वेल्थ में असमानता है। 1% लोगों के पास इतने परसेंट वेल्थ है, 10% लोगों के पास इतनी, ये सब है, मान लिया मैंने। गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, शिक्षा में समस्याएं हैं, हेल्थ में समस्याएं, ये सब बातें हैं। इसको मैं नकारता नहीं हूँ, पर यह सच है कि इस समय हम बाकी की दुनिया से बहुत अच्छे हैं, और खासकर उस दुनिया से जो अपने आप को सो कॉल्ड डेवलप्ड कहती है, विकसित कहती है। लेकिन ये खुशी क्या बहुत लंबी चल पाएगी? इसलिए क्योंकि एक और रिपोर्ट आई है सिट्री ने रिसर्च की, और वो ये बोल रही है कि इंडिया में 2028 तक आ जाएगी मंदी। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि एआई का जिस तरह से प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में एआई कब्जा करता चला जा रहा है, अगर इसी रफ्तार से बढ़ा तो रिपोर्ट का ये कहना है कि बाकी वर्ल्ड में मंदी 2026 में, और इंडिया तक इसका प्रभाव, जिसमें नौकरियां बड़े पैमाने पर जाएंगी। बाकायदा इसमें तो कंपनीज का नाम भी दिया हुआ है सर, मैं वो आगे मेंशन भी करूंगी कि कैसे इंडिया में मंदी 2028 में आने वाली है। बिल्कुल, देखिए इस पे मैंने पीछे जब एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था तो मेरे बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, और वहाँ मैंने ये बात बोली कि अगर अब ये हमारे ऊपर होगा कि अगर आज के युवा ने 65% हमारी आबादी 35 साल से कम की है, इस आबादी ने अगर अपने आप को एआई के लिए तैयार नहीं किया, तो एआई में एक अवगुण और गुण दोनों होते हैं। इसको कुछ लोग गुण कहते हैं, कुछ अवगुण, कि बहुत तेज़ी से ये आपकी ज़िंदगी में घुसता है और आपको पता भी नहीं लगता कि आपके ज़िंदगी के कौन कौन से हिस्से में एआई आ गया है। आप हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पब्लिक सर्विस हो गया, पब्लिक, आपको बाद में अरे इन्होंने तो एआई के ज़रिए ये भी पता लगा लिया, अरे एआई के ज़रिए ये भी हो गया। आपको अक्सर ये लोग सोचते होंगे अरे अच्छा इसमें एआई है तभी ये ऐसे पता लग गया। इस प्रकार के लोग मैंने कॉमेंट्स देते सुने। तो बहुत स्पीड से ये आपके जीवन में आ रहा है। तो मुझे लगता है उसके लिए हमारे जो युवा वर्ग है उसकी अब दायित्व बनता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने आप को तैयार कर ले। अगर आप अंग्रेजी में कहते हैं इफ़ यू कॉट नैपिंग, यानी कि अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और वही जॉब करते रहे जो रूटीन में बार बार करते हैं, तो मुझे ये भी पूछना पड़ेगा, शालिनी आप मेरे सामने बैठी हैं, बताइए ये आप ही हैं या आपका कोई एआई वर्जन बैठा हुआ है? ठीक है, मुझे आपसे पूछना पड़ेगा ये, शालिनी वाकई आप हैं या आपका, या आपके किसी कर्मचारी से पूछना पड़ेगा ये शालिनी वो वाली हैं कि ये वो वाली हैं। तो मुझे लग रहा है कि यूथ को अपनी अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की इमीडिएट ज़रूरत है। अगर आपने ये नहीं किया तो जितनी भी रूटीन वाली जॉब्स हैं शालिनी, जिसमें आप रूटीन काम करते हैं, क्लैरिकल जॉब्स हैं, एचआर है, लीगल है, अकाउंटिंग है, मेडिकल का बहुत हद तक है, जितनी भी ऐसी जॉब्स हैं, ये सारी जॉब्स को एआई बहुत स्पीड से खा जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब आपने जो बात शुरू करी थी, ये सवाल पूछा था कि क्या इसकी वजह से रिसेशन आएगा कि नहीं। हाँ। देखिए अगर दुनिया भर में रिसेशन आता है तो जैसे मैंने कहा रिपलिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट, कुछ तो उसका असर होगा। पर एक अच्छी बात भारत में क्या है शालिनी, मैं बताना चाहूँगा कि भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं 850 बिलियन डॉलर के आसपास हैं। तो बहुत ज़्यादा हम विदेश डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है, मतलब हम इतनी नहीं जितना चाइना है या जितना अमेरिका है, जितना जापान है। तो हम अपने आप में एक दुनिया है। तो ये जो हमारा अपने आप में एक दुनिया होना हमें कुछ हद तक उस रिसेशन से इम्यून रखेगा, क्योंकि रिसेशन दुनिया में है, आप उनके साथ गुत्थे तो हुए हैं पर इतने ज़ोर से नहीं गुत्थे हुए हैं कि उनका बुखार आपके ऊपर चढ़ जाए। तो इसलिए वो हमें कुछ हद तक उससे इम्यून रखेगा, कुछ ना कुछ असर होगा पर उतना बुरा नहीं होगा। मुझे ये यकीनी तौर पे लगता है शालिनी कि जो आने वाले 10 साल है, उसमें तो 28 भी आ गया ना जो आपने बात करी, जो ये रिपोर्ट आई है, आने वाले 10 साल मुझे लगता है भारत के हैं। और भले ही कुछ लोग उस प्रोग्रेस का, उस उन्नति का शायद फ़ायदा कम उठा पाएँ या ना उठा पाएँ, पर ओवरऑल एज ए कंट्री हम देखें
तो मुझे लग रहा है यहाँ पर हम वी विल बी अ शाइनिंग स्टार इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और मैं बहुत देशभक्त हूँ और मैं बहुत राष्ट्रवादी भी हूँ, मुझे अपना देश बहुत प्रिय है। मेरे पास, मैं यहाँ, और कोई मेरे से कहे कि ये राष्ट्रवादी बनते हैं, ये बनते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं जिस पोजीशन में हूँ और था आज से 20 साल पहले भी, शालिनी, ये व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत बात कम करता हूँ, कि मेरे पास ये ऑप्शन था शालिनी कि मैं अगर एक ग्लोब होता है ना जिस पे दुनिया का वो ग्लोब जिस पे घूमता है जो, उस पे मैं आंख बंद करके कहीं भी उंगली रखता, मैं वहाँ जाके सेटल हो सकता था। मेरे पास इतना आसानी थी कि किसी भी देश पे मैं उंगली रखता, मैं बड़ी आसानी से वहाँ जाके, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगा कि भारत से अच्छी जगह कोई नहीं है, जहाँ जो कमियाँ हैं जैसा भी है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट 10 ईयर्स एंड आई विल बी प्राउड ऑफ माई डिसीजन इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स कि मैं क्यों नहीं गया। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग अपने आप को अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, जर्मनी में सोच के खुश होते हैं कि हमने वहाँ पर एक लाइफ बनाई है, हमने वहाँ पर एक स्टेटस बनाया है, ये जो गाड़ी हम यूज़ करते हैं इंडिया में कहाँ यूज़ कर सकते थे, ये जो सुविधाएँ हैं, उन सबको आपको मैं यकीनी तौर पे बोलता हूँ, और ये आर्थिक विश्लेषण है, अगले 3 साल में उनमें से ज़्यादातर को आप भारत वापस आते देखेंगे। मेरी बात नोट कर लीजिए, और बिल्कुल 3 साल के बाद मुझे बुलाइएगा यहाँ पर, और आप बताइएगा अगर ये बात गलत निकले तो जो आप सज़ा सुनाएंगे मैं भुगत लूँगा। नहीं, बिल्कुल, बिकॉज व्हेन आई एम सो कॉन्फिडेंट, सो आई कैन से दैट। मेरे यहाँ तो वैसे बस चले तो मैं तो सर आपको हर 10 दिन पे बुलाऊं, क्योंकि सर के पास टाइम नहीं होता है, इसलिए हम इन पर्सन कम चर्चा सर के साथ कर पाते हैं। लेकिन आपका भी अगर ऐसा मानना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो लोग बाहर गए हुए हैं, कोहली सर ने कहा कि सब 3 साल के भीतर वापस आने वाले हैं। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताओ। लेकिन ये मैं आपको कहूँगी सर कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें मौका मिले अब्रॉड जाके सेटल होने का, तो भी वो इंडिया को चुने। हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी देख रहे हैं, इसके पीछे तमाम तरह की दिक्कतें भी हैं, शायद पोल्यूशन उसके पीछे वजह हो सकती है, जो मर्जी हो, कोई भी हो, बट कोई अगर रुकना चुन रहा है तो मुझे लगता है ये काबिल तारीफ नहीं, मुझे, और देखिए, अगर आपको अपने देश से प्रेम है और अपने देश में खाली बुराइयां नहीं ढूंढते हैं, ये तो आपका ग्लास आधा भरा या आधा खाली ये देखने का नजरिया है ना, कि आप खाली बुराइयां ही देख रहे हैं, यहाँ तो पोल्यूशन बहुत है, यहाँ तो लोग सड़क पे थूक देते हैं। मेरे आए थे कुछ NRI फ्रेंड, देखो यार आगे गाड़ी में देखो कैसे थूक के चला गया। तो आपकी मर्जी, आप क्या देखना चाहते हैं। आप अगर उससे अच्छी बातें लेना चाहते हैं तो अच्छी बातों में तो उनको बीट नहीं कर। मैंने सारी दुनिया कई दफ़े घूमी है, और मैं ये तब कह रहा हूँ जब मैं पूरी दुनिया को कई दफ़े अपने बिजनेस से सिलसिले में कई बार घूम चुका हूँ। एक बार नहीं, कई बार घूम चुका हूँ। मैंने सारे देश देखे हैं, तो ये मत सोचे अरे भैया वहाँ जाओ तो पता लगे ना, ये मेरे से कोई चाल ही नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं ये वहाँ देखने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला है शालिनी। मैंने वहाँ की चमक धमक और जिन चीज़ों पे उनको फ़ख्र है, वो जो NRIs हैं, और आपके भी मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स इंडिया से बाहर से भी आते होंगे। मुझे अभी 2-3 दिन से पता चलना शुरू हुआ है, जब लोगों ने कमेंट करके बताया कि हम यहाँ से आपको, तो उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अपनी मर्जी से आ जाएंगे तो उसमें क्या फ़ायदा होगा कि आप यहाँ के अपना बिजनेस, नौकरी, घर वर जहाँ लेना है, बच्चों का एडमिशन कराना है, जहाँ भी जिस भी शहर में आपने सेटल होना है, आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। पर जब आपको ज़बरदस्ती आना पड़ गया तो फिर आपको हड़बड़ाहट में यहाँ पर जहाँ जगह मिलेगी, जो बिज़नेस मिलेगा, और ये भी हो सकता है शालिनी कि आपका जोड़ा हुआ पैसा वहाँ पर आपको वापस लाने का शायद मौका ना मिल पाए। आपने जो वहाँ जायदाद इकट्ठी करी है, घर बनाया है, बैंक बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपनी मर्जी से करेंगे तो आप सब लिक्विडेट करके आ जाएंगे। ठीक बात। पर अगर आपको हड़बड़ाहट में आना पड़ गया, हो सकता है वो सब वहीं छूट जाए। मैं हालांकि मतलब आई विश ऐसा ना हो, लेकिन प्लानिंग अगर पहले से कर ली जाए तो वो हमेशा बेहतर होता है। कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए। अब सर, क्योंकि हम अमेरिका की इतनी चर्चा कर रहे हैं और उनकी माली हालत कितनी खस्ता है, ये सब हम लोग जानते हैं। मैं जब चेक कर रही थी, क्योंकि बहुत वर्ल्ड में मैंने देखा है कि इसको लेके भी चर्चा बढ़ गई है कि गोल्ड रिवैल्यूएशन अमेरिका कर सकता है, ये बोला जा रहा है। मैंने उसको डिटेल में पढ़ा, समझा, फिर मुझे लगा कि कैसे पॉसिबल है, क्या ये पहले हुआ है। तो मैंने ये भी पाया कि ये तो भैया हो चुका है अमेरिका में पहले, जब मंदी आई थी। तो मुझे पहले तो आप समझाएं कि ये क्या है, कैसे होता है, और दूसरा, अगर रिवैल्यूएशन हो भी जाए, अमेरिका मौजूदा जो गोल्ड का प्राइस है उस हिसाब से भी अपने भंडार का दाम कम कर दे, रख दे उस हिसाब से, तो भी जो उसके ऊपर कर्ज है वो तो उतना ही रहेगा ना सर, वो तो चेंज तो नहीं हो जाएगा किसी तरह। तो इसमें फायदा क्या होता है? मुझे लगता है अब, पहले एक बार हुआ है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर अब अमेरिका ये नहीं कर पाएगा।
सोच सकता है इसके बारे में पर नहीं कर सकता। ये ऐसे ही है जैसे करेंसी का रिवैल्यूएशन होता है। आपको पता होगा चाइना ने जैसे पीछे अपना युआन जो उनकी करेंसी है उसको उन्होंने रिवैल्यू किया था। डीवैल्यू भी करते हैं, रिवैल्यू भी करते हैं, दोनों ही होता है। अब अमेरिका इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो गोल्ड का जो हब है, ये माना कि अमेरिका में न्यूयॉर्क इस समय वर्ल्ड का फाइनेंशियल सेंटर है, कॉमेक्स वहाँ पर कमोडिटी एक्सचेंज है, जिसकी हम अक्सर बात कर चुके हैं, जहाँ से ये ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी ट्रेडिंग होती है। उसके अलावा लंदन में एक लंदन बुलियन मार्केट है, LBMA उसको बोलते हैं, वहाँ भी इसका है। और चाइना बहुत बड़ा हब बन चुका है। तो अमेरिका अकेले नहीं कर पाएगा इसको। अमेरिका को अगर ये करना है तो उसको UK और चाइना को साथ में लेना पड़ेगा। और कुछ ऐसी हरकतें पीछे हुई हैं कि UK जो कि उनका बिल्कुल चमचा था, हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, सर जैसे आप कहें। जबकि हैरानी की बात यह है, ये वही UK है जिसने अमेरिका पे एक समय पर राज किया है। आज अगर अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है इसलिए बोली जाती है क्योंकि UK का वहाँ पर राज था किसी टाइम। वही UK उनका चमचा बन गया और उस चमचे को भी अमेरिका ने अपना एक तरह से दुश्मन बना लिया। क्योंकि जब ईरान का ये समस्या आई तो एक मॉरिशस के पास, मॉरिशस से थोड़ा दूर आइलैंड है डिएगो गार्सिया, वो UK के कंट्रोल में था। आप जानते हैं कि UK का तो इतना राज था कि 70 कहते थे अंग्रेज़ों का सूरज ही नहीं डूबता है। इतने देशों पर, कॉमनवेल्थ में 70 से ऊपर कंट्रीज़ हैं। तो धीरे धीरे अब उनकी बादशाहत UK की ख़त्म हो रही थी। आपको पता था जो उनका कॉलोनियल सिस्टम था, कौन पूछता है उसको। तो वो धीरे धीरे ये जो उनके पास छोटे छोटे आइलैंड्स थे, ये थे वो हैंड ओवर करते जा रहे हैं। भाई ये गालियाँ मिलती हैं और ना उनका वहाँ चलता है। तो उन्होंने डिएगो गार्सिया को, मॉरिशस को हैंड ओवर कर दिया। ट्रम्प साहब ने कहा पीछे कुछ समय पहले दैट स्टार्मर इज बीइंग स्टूपिड, ये नहीं करना चाहिए, UK को ये नहीं करना चाहिए था। उनको क्यों दिया? क्योंकि वो चाहते थे कि जब वो ईरान पे हमला करें तो उनको वो बेस मिल जाए वहाँ से। वो क्योंकि वो बेस क्या है कि नीचे सारा पानी है, तो वहाँ से उनके जहाज उड़ के सीधा ईरान पर जाकर हमला कर सकते थे। कि उन्होंने क्यों वापस कर दिया इसको। तो UK, और जब इस तरीके से आप बोलेंगे, अब ग्रीनलैंड को लेके भी UK में होता, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली कि UK जो उनका हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, आज UK में हर दूसरे दिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाती है। हाँ में हाँ मिलाता था, बिल्कुल जो आप कहें वो, दिन कहें तो दिन, रात कहें तो रात। आज वो UK हर दूसरे दिन मुझे सुनाई देता है कि उनकी डिफरेंस ओपिनियन आ जाती है, वो ये नहीं मानते, कभी वो कुछ कमेंट पास कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अमेरिका को गोल्ड को रीवैल्यू अगर करना है तो उसको UK, चाइना, इनको साथ लेना होगा। ये हो नहीं सकता है। $10,000 तक भी वो कर सकते हैं। मैंने तो ऐसा पढ़ा नहीं, पर देखिए अगर आप रीवैल्यू करके ऊपर ले जा रहे हैं, हाँ। तो उससे उनको दिक्कत ये आएगी कि उनका डॉलर कमज़ोर हो जाएगा। हाँ। तो इसलिए वो नहीं करेंगे इसको। क्योंकि अगर डॉलर कमज़ोर हो जाता है तो ट्रम्प साहब के तो दिल के करीब है डॉलर। वो डॉलर तो एक डॉलर इंडेक्स होती है, आपको याद होगा मैंने पहले जिक्र किया था, उसमें 6 करेंसीज की बास्केट से वो बनती है। और बाय द वे सोने चांदी वालों को इस डॉलर इंडेक्स को रोज़ देखना चाहिए। मैं भी देखूंगी अब से। कीमत आप सोने चांदी की एक बार को मत देखिए, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, आप दिन में 3, पर डॉलर इंडेक्स को जरूर देखिए। उसमें 6 करेंसीज की एक बास्केट है, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, कनेडियन डॉलर और एक करेंसी और है, छठी अभी याद आ जाएगी बताऊंगा। तो इन 6 करेंसीज को मिला, हाँ, स्वीडिश क्रोन। तो ये 6 करेंसीज मिला के एक डॉलर इंडेक्स बनती है। आज जब हम बात कर रहे हैं ये डॉलर इंडेक्स लगभग 97.5 के आसपास घूम रही है। जैसे ही डॉलर इंडेक्स, अगर आप सोने चांदी की प्राइस प्रिडिक्ट ही करना चाहते हैं, मैं करता नहीं हूं, पर अगर कोई करना चाहता है तो आप इस डॉलर इंडेक्स पर नजर रखिए। जैसे ही ये नीचे जाती है सोना ऊपर जाने लग जाता है, जैसे ही ये डॉलर इंडेक्स ऊपर जाती है सोना नीचे जाने लग जाता है। क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स डॉलर की कमजोरी बताती है इन 6 करेंसीज के खिलाफ। भारतीय रुपए से मत नापिए डॉलर की कमजोरी, क्योंकि भारतीय रुपए का ना तो उस बास्केट में है, ना ही भारतीय रुपया इंटरनेशनल करेंसी है। भारतीय रुपया तो यहाँ से डॉलर की डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है, पर ये डॉलर इंडेक्स बताती है। तो डॉलर इंडेक्स, अगर जब ट्रम्प साहब आए थे ना शालिनी, तो डॉलर इंडेक्स होती थी 106 पर, 106। आप सोचिए आज ये 96-97 पे खड़ी हुई है। तो सोचिए ट्रम्प साहब के आने के बाद ऐसा कहा जाता है कि 50 साल में, पिछले 50 साल में डॉलर सबसे कमज़ोर हुआ है। और मुख्य कारण रहा है ये सोने के चांदी के ऊपर जाने का, कि डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ। तो अगर वो सोने को यहाँ से $10,000 तक ले जाते हैं तो फिर तो उनके डॉलर की पूंछ ही खत्म हो जाएगी। यही तो उनको डर है कि कहीं डॉलर की जगह सोना ना ले ले। तो जब जब सोना ऊपर जाता है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, हिचकिचाऊँगा कहने में, कि जब जब सोना बहुत तेज़ होगा, अमेरिका में पूरी कोशिश की जाएगी उसको नीचे लाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका डॉलर कमज़ोर होता है उससे। क्योंकि देखिए ना, आपको अगर अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा मान लीजिए आप सिंगापुर में हैं, हाँ। आपको UK से डील करना है, आप फ्रांस में हैं और आपको डील करना है अफ्रीका में,
तो मैं तो पूरी दुनिया घुमा हुआ, क्या जब बात करते हैं ना भाई ये सामान कितने का देना है कितने का, तो डॉलर में बात की जाती है। डॉलर अंतर्राष्ट्रीय करेंसी है, लगभग 60 से 70% दुनिया का बिजनेस डॉलर में किया जाता है। और यही अमेरिका की बादशाहत है, यहीं से बादशाहत है कि उनकी करेंसी वैश्विक करेंसी है। यानी कि दुनिया में कहीं भी आप जाएं तो डॉलर जरूर एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, दुकानों पे नहीं होगा, आप चेंज कराएं, पर फिर भी मेजर ऑफ वैल्यू डॉलर को माना जाता है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ये ब्रिक्स करेंसी के बाद आपको याद होगा उन्होंने कितने कमेंट पास किए थे जब ब्रिक्स करेंसी पर चर्चा सुनी थी, तो अब बेचैन हो गए थे, वो बिल्कुल नर्वस हो गए थे, खबरदार अगर ब्रिक्स करेंसी शुरू करी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो डॉलर, अगर गोल्ड यहाँ से मजबूत होगा इतना अमेरिका के खुद की वजह से, देखिए मार्केट फोर्सेस की वजह से हुआ तो कुछ कर नहीं पाएंगे, हाँ। पर अगर उन्होंने खुद किया तो ये तो डॉलर के लिए होगा बिल्कुल, मतलब एक तरह से आप डॉलर की वैल्यू तो नीचे गिर जाएगी। और मुझे नहीं, तो इसलिए मुझे ऐसा कम, ये जो रिपोर्ट आई है अच्छी है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं शालिनी कि ये होगा। आपने कहा कि डॉलर में ही ट्रेड हर जगह हो रहा है, क्या यही वजह है कि पीछे हमने देखा कि रशिया जो अब उसने वापस से कह दिया कि डॉलर में मैं फिर से काम करना शुरू कर दूंगा? बड़ी मजेदार बात है ये डर है ट्रंप का। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए, हाँ। आपके इस बात का मैं जवाब देता हूँ, उससे पहले आपको मैं सवाल करता हूँ। हाँ। थोड़ी देर के लिए लेट्स डू रोल रिवर्सल। हाँ। मैं पॉडकास्टर बन गया, आप मेरे गेस्ट। मुझे बताइए, ट्रंप साहब पुतिन साहब के दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये रैपिड फायर का एक क्वेश्चन है। कल तक सर लग रहा था दुश्मन है, फिर अभी जब खबर आई और फोटो भी आ गई कि भैया उन्होंने तो दीवार पर पुतिन साहब की फोटो लगा दी है, तो फिर ऐसा तो कोई मित्र के साथ ही करता है। कभी तो लगता है हाँ। कभी लगता है दोस्त हैं, हाँ। कभी लगता है दुश्मन है, कभी ऐसा लगता है उनके वकील हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की साहब को वो कहते हैं, ओए तू ये अपना 1/3 हिस्सा दे दे वरना तुझे मार के ख़त्म कर देगा वो। अब बताइए, आप अगर संधि करा रहे हैं तो संधि, और पुतिन साहब को लेके बड़े, जब उनको नेगेटिव बात की जाए तो उनको पता है कि रशिया सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, 6000 से ऊपर न्यूक्लियर हेड्स रशिया के पास हैं इस समय, अमेरिका के पास भी इतने नहीं हैं। तो कभी भारत जब रशिया से ऑयल लेता है तो मैं सैंक्शन लगा दूंगा, तो खबरदार रशिया से ऑयल लिया। तो ये समझ में नहीं आता है कि रशिया उनका दुश्मन है या रशिया उनका दोस्त है। तो मुझे लगता है कि ये जो खबर आई, ब्लूमबर्ग की खबर थी कि भाई रशिया फिर से डॉलर में ट्रेड करने के शुरू कर रहा है, इसीलिए सोना उस समय गिरा भी था, आपको याद होगा। हाँ। कि लोगों को लगा भाई अब तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, वही डॉलर इंडेक्स सॉलिड हो जाएगी और फिर सोना नीचे जाना शुरू हो जाएगा। पर वो रिपोर्ट एक तो पहली बात कंफर्म नहीं है, जब तक ये होता नहीं है। पर मुझे लगता है शालिनी के, क्योंकि ट्रंप साहब इस लड़ाई से तो खुश नहीं है, ये तो पक्का है। जो हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लड़ाई अमेरिका की ही छिड़वाई हुई है, अमेरिका का ही प्रॉक्सी वॉर है, क्योंकि अपने डिफेंस को वो चाहता है कि बिकता रहे, वो सब हैं। पर ऊपर से तो वो ये दिखाते हैं ना कि मैं लड़ाई के खिलाफ नहीं हूँ। बार बार ज़ेलेंस्की साहब को पीस है, आज उन्होंने स्टेट यूनियन एड्रेस में बोला मैंने फिर 8 लड़ाइयाँ रुकवाई, वो लड़ाई की गिनती भी बढ़ती जाती है। अरे इसी बात पे मैं एक बात बताऊं सर, मैं इसके ऊपर रिपोर्ट भी बनाने वाली हूँ। ट्रंप साहब ने अपने इसी भाषण में ये भी कह दिया कि पाकिस्तान ने उनको बोला कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आपने 30 करोड़ लोगों की जान बचाई है। मतलब उनकी इस स्पीच से ये तो क्लियर हो गया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था ट्रंप के आगे। 30 करोड़ जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी है, उनका कहना है कि पाकिस्तान ने उनको बोला कि अरे थैंक यू सर, आपने बचा दिया। इसीलिए शालिनी वो ये बार बार कहते हैं कि मैंने ये लड़ाई रुकवाई, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा, भारत को वो कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को कहा तुम फोन करो, आपको याद होगा जब लड़ाई थी कि तुम फोन करके उनको बोलो कि जी हम सरेंडर करना चाहते हैं, तभी तो वो कहते हैं कि मैंने ये लड़ाई रुकवाई। भारत को उन्होंने कहीं नहीं कहा, भारत का कोई रोल नहीं था उसमें। पाकिस्तान को उन्होंने जाके बोला कि मुझे लगता है पाकिस्तान से जो कॉल आया भारत में उस समय, जो डायरेक्टर जनरल डेजिग्नेशन क्या होती है उनके पास आया, वो ट्रंप साहब के कहने पर आया। इसीलिए वो बार बार ये राग अलापते हैं। तो फोन उनके बहस पे आया, भारत को उन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा। भारत, क्योंकि भारत इस बात को नहीं स्वीकारता, आपने कहा मध्यस्थता, वो कहते हैं 9 बार लड़ाई मैं नहीं रुकवा पा रहा हूँ, मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ रशिया यूक्रेन की। तो मुझे लग रहा है कि रशिया यूक्रेन का वॉर, अभी तो पहले ईरान का वो वॉर छेड़ेंगे कि नहीं छेड़ेंगे, पहले तो अभी यही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। फंस गए हैं वो, ना आगे जाने लायक है ना पीछे जाने लायक है। आगे जाते हैं तो अरब नेशंस खड़े हो गए हैं, यूरोप, रशिया ने कहा हम अपनी शिप भेज देंगे, ये हिमाकत मत करिएगा। पीछे जाते हैं तो साख खतरे में आती है, फिर तो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम और सारा जो इतना प्रोपेगेंडा चल रहा है। इसलिए उन्होंने आज जो पार्लियामेंट में जब भाषण दिया तो उसमें ईरान के ऊपर ये बोला कि हम अमेरिका के हल्के में मत लो, अमेरिका को ये है वो है। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये नहीं कहा कि हम अमेरिका ईरान पर अटैक करेंगे या नहीं करेंगे। ये मैं सोच रहा था कि आज ये घोषणा वो करेंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस था, पर इसको वो बड़ी सफाई से उसको एक तरफ करके कि ये बोलते रहे ईरान के ऊपर, बोला उन्होंने, पर ये कहीं नहीं कहा। तो मुझे लग रहा है कि रशिया का ये डॉलर वाला जो मामला है, जब तक ये सामने नहीं आता मैं इस पर यकीन नहीं करता।
क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच कल मीटिंग होने वाली है, कल तक हम अपना पॉडकास्ट भी सर वैसे तो रिलीज कर देंगे। मैं समझना ये चाहती हूँ कि क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है सोने और चांदी में तेजी की, अमेरिका और ईरान के बीच की टेंशन, ये बड़ी वजह आप देखते हैं या? अब 2 वजह बन गई हैं सोने और चांदी में। जियो इकोनॉमिक, पीछे तो खाली जियो पॉलिटिकल रह गई थी। जी हाँ, जो ईरान के ऊपर टेंशन है बहुत बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह, यानी कि वो वजह अगर अब समाप्त भी हो जाती है तो अब जो दूसरी बड़ी वजह, ये जो टैरिफ वाली फिर से आ गई है, ये मुझे लगता है सोने चांदी को फिर संभाले रखेगी, क्योंकि टैरिफ को लेके बहुत बड़ी अनिश्चितता बन गई है शालिनी। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा कि पहले जो डील हुई थी वही रहेंगी, या ये सेक्शन 122 वाला टैरिफ आ जाएगा, या सेक्शन 301 वाला टैरिफ आ जाएगा, या सेक्शन 338 वाला टैरिफ आ जाएगा, या सेक्शन 232 वाला टैरिफ आ जाएगा। बाय द वे, जो मैं सेक्शन बोल रहा हूँ यूएस ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन बोल रहा हूँ, जिसके अंतर्गत अमेरिकन प्रेसिडेंट को पावर्स होती हैं कि वो टैरिफ लगा सकते हैं सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, कुछ में सब्जेक्ट टू कांग्रेशनल अप्रूवल वगैरह वगैरह। तो वो इतना कन्फ्यूजन बन गया, और वो मुझे ऐसा लग रहा था वो खुंदक में भी आ गए हैं, क्योंकि वो उन्हें सुप्रीम को उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बॉडी लैंग्वेज, और देखिए कई बार क्या होता है, आप जो बात कोई बोलता है, मेरी तो बहुत आदत है, मैं क्या करता हूँ जब मुझसे कोई बात करता है तो बात तो मेरे कानों में पड़ी रही है ना, उसके लिए तो मुझे कोई ये तो है नहीं आपकी बात को खींच खींच के कान में ऐसे करके डालना पड़ रहा है। आई ऑलवेज गो बिहाइंड दी सीन्स कि इस व्यक्ति के मन में ये बात आई तो क्यों आई, किस कारण से बोली। मुझे ऐसा नज़र आया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उनके मन में बहुत बड़ी खुंदक पैदा करती है, और इस खुंदक को पहले से भी ज़्यादा टैरिफ लगाकर निकालना चाहते हैं। और ये सोने चांदी के लिए बहुत ही सेलिब्रेट करने वाली, सोने पे सुहागा वाली न्यूज़ है, बहुत ही सेलिब्रेट करने वाली न्यूज़ है। तो अगर ईरान की टेंशन टल भी गई तो अब ये टैरिफ वाली फिर खड़ी हो गई। तो मुझे लग रहा है सोना चांदी को बड़ी मज़ेदार बात है, कोई ना कोई सपोर्ट मिलती रहती है, कभी ईरान की, कभी ग्रीनलैंड की, कभी कोलंबिया की, कभी क्यूबा की, कभी वेनेजुएला की। और अब टैरिफ अब भुला चुके थे भाई, हो गई थी डील वील, अब लगा दिया तो लगा दिया, अब तो यही स्वीकार कर लिया था ना, अब लग गया तो लग गया, हो गया ना यूफोरिया। हाँ। पर अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है सोने चांदी के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने सोने चांदी को फिर से हवा दे दी है। अगले कुछ दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे शालिनी कि अब ट्रंप साहब क्या करेंगे, क्योंकि अभी 10% लगा है बाय द वे, जैसा मैंने आपको कहा ट्रेड डिपार्टमेंट ने मात्र 10% का, तो अभी 5% का तो यहाँ मार्जिन है। हाँ। प्लस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे जो इंतजार है जिसकी वजह से सोना चांदी कि जो डील्स उन्होंने इतनी सारी साइन करी हैं भारत के साथ, यूरोप के साथ, जगह जगह इंडोनेशिया के साथ, वियतनाम के साथ, बांग्लादेश के साथ, उन डील्स का क्या होगा? क्या वो डील्स खारिज हो जाएंगी? तो बड़ी बेइज्जती की बात होगी ये तो। आप सोचिए ना, अंतर्राष्ट्रीय, जिसको फजीता बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे कुछ बोलते हैं, फजीता, हाँ, बड़ा फजीता हो जाएगा तो कि भाई आपने करी ट्रंप कॉल, उनके नज़र से नज़र मिलाने लायक। तो इस बात को नेगेट करने के लिए, बिकॉज देयर इज एन ईगो इशू ऑल्सो, ही माइट इम्पोज मोर टैरिफ्स। तो इसलिए सोने चांदी के ये जो अनिश्चितता है, सोने चांदी को पसंद है, आपको पता है, सोना चांदी लव्स दिस, यही तो सोना चांदी बाजार चाहता है। तो ये अनिश्चितता पैदा हो गई है। तो ईरान ठंडा भी हो जाए तो अब दूसरा एक कारण बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है। अगर दोनों बने रहे, सोने पे सुहागा तो चल ही रहा है, $5200 पहुंच गया है, कहाँ $4700 आ गया था, आपको याद होगा $4600 आने की पोजीशन में थी, यानी कि वहाँ से हम करीब करीब $600 रिकवर कर चुके हैं। जो 1,30,40,000 पे आ गई थी, आज 1,60,000 पार कर चुकी है, 1,65,000 है लास्ट जो मैंने सुबह रेट देखा, सराफा बाजार के बता रहा हूँ, 1,65,000 में मिल रहा था। तो आप देखिए वो 1,80 से हम ज़्यादा दूर नहीं है। तो ट्रंप साहब जिंदाबाद। ट्रंप साहब जिंदाबाद, कमेंट करके आप मुझे बताओ। अब लेकिन आगे मैं करूं क्या, फिर मुझे आप ये बताइए। आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी भी जो मैंने पहले कहा था मैं उस पर बरकरार हूँ। आई थिंक इट्स ट्रंप साहब और नो ट्रंप साहब, जियो इकोनॉमिक और नो जियो इकोनॉमिक। आज विश्व के हालात जो बन चुके हैं वो लंबे वक्त में मुझे सोना चांदी ऐसा नज़र आता है। हालांकि निवेश अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ के करिए, हम लोग कहीं निवेश की सलाह आपको नहीं दे रहे। दैट इन द लॉन्ग टर्म आई थिंक द टोन इज़ बुलिश। 2 से 5 साल रखिए, और 2 से 5 साल बाद मुझे फिर से यहाँ पॉडकास्ट में मिलिएगा और एक लड्डू इस कैमरे में से निकाल दीजिएगा अगर आपकी कीमत बढ़ गई तो। 2 लड्डू, एक मेरे लिए भी। अरे आपका तो पहले है। अब लेकिन मुझे आप ये बताइए, जो मैं हमेशा ही समझना चाहती हूँ आपसे, कि जब हर तरफ से इशारा यही है कि सोना और चांदी जाना तो ऊपर ही है, मतलब चांदी का वो दौर तो ख़त्म ही हो गया कि जब वो स्थिर कई साल तक रही, और ये पूरा लबोलुबाब हमारे अभी तक के डिस्कशन में भी निकला। उसके बाद भी जब मैं आपसे पूछती हूँ तो आप वो 10 साल वाली पहले वाली बात क्यों कहते हैं कि 20% ही रखो पूरे पोर्टफोलियो में, उसमें भी चांदी 3 से 4% ही रखो। तो 10 साल पहले वाला जो, बिल्कुल 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 आपने बहुत बढ़िया
बात करी कि भाई मैंने कहा था 20 रात 5 में मतलब कहा था। बदलते सिनेरियो के साथ फिर इन्वेस्टमेंट का तरीका भी तो बदल जाना नहीं, चाहिए। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का बेसिक सिद्धांत है वो कभी नहीं बदलता। नेवर कीप ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। नहीं, पर एक बास्केट में नहीं रखूंगी, 4 इधर के उठा के अच्छा इधर रख देती अच्छा हूँ। चलिए आपको मैं आपकी इस बात का जवाब सीधा दे देता हूँ। हाँ। हमने चांदी के विकल्प ढूंढने की बात करी। हाँ। मान लीजिए वो विकल्प निकल आया 1 साल बाद, तो 55% चांदी की डिमांड गई। अच्छा, आपको सोने का भी बता देता हूँ, आप कहेंगे चांदी का तो बताया। चाइना में एक रिसर्च में सिंथेटिक गोल्ड बनाने पर काम चल रहा है। सीरियसली? सिंथेटिक गोल्ड, अरे उन्होंने सूरज बना दिया उनका। आपको पता होगा एक शहर में एक कृत्रिम सूरज है, वो स्विच ऑन करते हैं और धूप निकल आती है पूरे शहर में। दिस इज इन चाइना। बिल्कुल, आप जाके देखिए, एक छोटा शहर है वहाँ पर कृत्रिम सूरज है, उसको ऑन करते हैं पूरे, अगर वो रात को चाहें तो धूप पूरे के पूरे शहर में आ जाती है। उस पर सिंथेटिक गोल्ड पर काम चल रहा है। हालांकि अभी तक जो काम हुआ है उसमें ये निकल कर आया, सोने वालों के लिए अच्छी खबर है कि वो नॉर्मल गोल्ड से भी अभी महंगा पड़ रहा है। पर आपको पता है जब कांस्टेंट रिसर्च चलती रहती है और उससे जो आभूषण बनाने में भी अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट दे आर वर्किंग ऑन इट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सोने के अगेंस्ट खबर दे रहा हूं, पर कल को कुछ भी हो सकता है। अच्छा शालिनी, मुझे ये बताइए, आज जो हो रहा है, क्या आपने कल सोचा था ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर कल जो होगा हम आज कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए मेरी ये स्ट्रैटेजी आपको लॉस नहीं कराएगी, आपको कम रिटर्न तो देगी। मुझे ज्यादा मुनाफा चाहिए ना। हाँ, ज्यादा मुनाफा चाहिए तो फिर आप अगर जोखिम उठाना चाहते हैं तो आपकी व्यक्तिगत, देखिए मैंने सलाह दी, पर मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि मेरी सलाह वर्ड ऑफ बाइबल है। हाँ। आप चाहें तो आप उसको ट्वीक कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इस 20-20 को 40-40-20 कर दीजिए, 30-30 60 कर दीजिए, 50-50 कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं। कभी भी पूछूंगी मैं आपसे, अभी मैं हमेशा ही यही बताऊंगा, क्योंकि हमेशा इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैं ये तो सुन लूँगा शालिनी कि मुझे शरद कोहली ने जो एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई तो हमें कम मुनाफा हुआ, पर ये गाली मैं नहीं सुन पाऊंगा कि शरद कोहली ने कुछ बताया और हमें घाटा हो गया। ये मेरे लिए सुनना बहुत कष्टदायी होगा। तो आई थिंक माई एडवाइस विल इवन देन रिमेन लाइक दिस, कि आप 5 से 10 साल का नज़रिया रखिए और आप इसको वेल स्प्रेड आउट करके रखिए। और देखिए, कभी ना कभी हर किसी के दिन आते हैं, कभी ऐसे प्रॉपर्टी के भी दिन आएंगे, कभी ऐसी स्टॉक मार्केट के। स्टॉक मार्केट आप आजकल बेचारी थोड़ी सी सोने चांदी ने दबा रखी है, पर स्टॉक मार्केट ये वही स्टॉक मार्केट है शालिनी जो कि कोविड के टाइम निफ्टी 7,500 पे था। आज हम से क्या 5 साल ही तो आए हैं, ठीक है, 5-6 साल ही तो हुए, तो 5-6 साल में अगर 3 गुना आपका हो गया है निफ्टी, और ऐसे शेयर्स हैं शालिनी जो कि 40-40 गुना हो चुके हैं। कुछ स्टॉक्स हैं, यहाँ हम स्टॉक्स का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। यू शुड कंसल्ट योर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल। 4000 गुना भी कुछ शेयर्स ऐसे हैं, मैं यहाँ नाम ले सकता हूँ, जिनको 4000 गुना बढ़ चुके हैं। आप सोचिए ना, तो अगर फंड्स में दिक्कत ये रहती है ना सर कि वो फंड 4000 गुना भले हो गया है, पर वो कितने लोगों के पास है, सौभाग्यशाली लोगों के पास होता है। सोने और चांदी में तो ऐसा होता नहीं है, जिसने खरीदा है सबको प्रॉफिट होगा। हाँ, तो इसीलिए तो इतना बढ़ता नहीं है, क्योंकि सब अब जो सौभाग्यशालियों को देना है, अगर सबको बढ़ जाएगा तो सारे ही सौभाग्यशाली हो जाएंगे, फिर वो सौभाग्यशाली थोड़ी ना कहलाएंगे फिर तो इसलिए आई थिंक देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश, और बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आई मस्ट टेल यू हियर, इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेजेस। और ये मैंने बहुत बार आजमा के बहुत लोगों के साथ बातचीत करी है। मेरी किताब भी आई है, उसमें भी शायद मैंने जिक्र किया है या नहीं किया है, अगली किताब में करूँगा। इसका अर्थ ये होता है कि आपने अब यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल चैनल भी चलाती हैं, तो थोड़ा सा मैं फिलॉसफी का टच यहाँ पर लाऊंगा। मान लीजिए आपने अपने प्रारब्ध के हिसाब से अपनी किस्मत, मानते हैं किस्मत कह लीजिए, प्रारब्ध कह लीजिए। कुछ यंगस्टर्स नहीं मानते किस्मत को, कहते हैं हमारे हाथ में। अरे हमारे हाथ में तो अंबानी बन जाओ ना, फिर सही बात है, अंबानी बन जाओ, दिन रात मेहनत करो, बन जाओ ना अंबानी, क्यों नहीं बनते हो? हाँ। तो किस्मत को मानना पड़ता है, आप भी मानते होंगे किस्मत को। तो अगर आपकी किस्मत में साल में 10 लाख रुपए कमाना लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, और आपने उस साल में 30 लाख रुपए कमा लिए सोने चांदी से, या शेयर मार्केट में सडनली मुनाफा हो गया, या ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हुआ कि आपको 30 लाख रुपए आ गए, तो आपके आने वाले सालों में वो एवरेज आउट हो जाएगा। इसको हम लॉ ऑफ एवरेजेस कहते हैं। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये होती देखी है लोगों के साथ। मेरा 35 साल का फाइनेंस बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों से मैं बातचीत करता था, तो मैंने किताब में जो उदाहरण लिखे हैं, एनेक्डोट्स लिखे हैं, नाम बदल के मैंने उन लोगों से बातचीत अपनी लिखी है, तो वो बराबर हो जाता है, बिल्कुल बराबर हो जाता है। मतलब आपने अगर अपनी किस्मत से आगे जाके, कई बार कुछ लोग ऐसा बिजनेस करते हैं शालिनी जिसमें यू कैन अर्न एट विल,
आप अपनी मर्जी से कमा सकते हैं। कई दफ़े ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको कभी मौका लगेगा तो मैं ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जो लोगों को ऐसा होता है कि हम तो यहाँ से जितना चाहें कमा सकते हैं। आप तो कहते हुए सुना होगा, हम जितना चाहे कमा सकते हैं इसमें। वो तो ये है कि हम रुक जाते हैं, थक जाते हैं, या चलो ठीक है कोई बात नहीं। पर जब व्यक्ति वाकई अगर ऐसा कर रहा है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी किस्मत में जितना है उसको उतना ही मिलेगा। वो फिर कहीं जाके घाटा हो जाएगा, कहीं बराबर हो जाएगा, या आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल कुछ नहीं होगा, ज़ीरो हो जाएगा। मेरे मन में बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं, पर मैं उसको यहाँ दे नहीं सकता क्योंकि आई एम बाउंड बाय प्रिवेसी। हम लोग एक कॉन्फिडेंशियलिटी का हर एक के, मेरे पेट के अंदर इतने राज छुपे हैं लोगों के, बिजनेसेस के, लोगों के काम धंधे के, इस चीज़ के जो मैं बता रहा हूँ कि दैट आई कैन नॉट रिवील इट लाइक दिस, बट दिस कॉन्सेप्ट इज ट्रू। वी कॉल इट एज लॉ ऑफ एवरेजेस। एक नए लॉ के बारे में मुझे आज पता चला, और बीइंग अ वुमेन मुझे पर ये चैनल आपको टोक रहा हूँ, सॉरी, आपको क्षमा मांगते हुए टोक रहा हूँ। ये वाला हिस्सा जो है अपने स्पिरिचुअल चैनल में डालिएगा। ये वाला हिस्सा हम दोबारा आपसे चर्चा करेंगे, और उसमें हम पर इसमें से मैं काट छाट नहीं करूंगी सर, उधर के लिए हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे। महिला होने के नाते एक मुझे और नई जानकारी जो आपने दी है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ उसको सुन के कि चाइना कृत्रिम सोने के ऊपर काम कर रहा है और बना भी चुका है। अब मैं खुश क्यों, मैं वो आपको बताऊँ। काम चल रहा है, आपने कहा बन गया, लेकिन वो महंगा हाँ, पड़ रहा है, तो इसलिए अभी कामयाब नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब हम डेटा देखते हैं तो हम ये पाते हैं सर कि वर्ल्ड में जितना सोना बचा है वो अगले 15 साल में खत्म हो जाएगा। हाँ। इतना भरी बचा है। तो अगर चाइना वाला आ गया, हाँ, तो कम से कम मिलता तो रहेगा ना। मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि क्योंकि आप कह रहे थे ना कि सारा का सारा अगर आप कहते हैं सोना चांदी बुलिश है, फिर आप फैला के क्यों रख रहे हैं। ये मैंने इसलिए आपको उदाहरण दिया। मान लीजिए ऐसा हो जाता है। अब देखिए, हमें जो चीज़ खबरों पे चल रही है, मुझे मालूम ही नहीं है कि आपने इतने साल जर्नलिज्म में बिताए हैं, बताइए कल क्या खबर आएगी। मेरा सवाल है एज ए पॉडकास्टर नाउ, बताइए कल क्या खबर आएगी। राइट, नहीं पता। आप बताइए ना मुझे। तो जो चीज़ खबरों पे चल रही है, सो हाउ कैन वी बी सर्टन, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर, कि हम मल्टी एसेट्स स्ट्रैटेजी ही कामयाब स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में रहती है। डन। तो मेरा आज का ये जो पॉडकास्ट रहा, उसमें जो मैंने समझा है वो एक चीज़ तो दिमाग में दोबारा अच्छे से बैठ गई है सर, वो ये कि ट्रम्प साहब जब तक हैं, मतलब जनवरी 2029 तक उनका कार्यकाल है, तो मैं मान लूँ 3 साल और, तब तक तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो बढ़िया ही रहने वाला है। पर बीच बीच में झटके लगेंगे। अच्छा, पर हम तो लॉन्ग रन के लिए हाँ, हमेशा देते हैं ना लोगों को एडवाइस, तो लॉन्ग रन में तो ये प्रॉफिटेबल है। जो मेरे की नोट्स है मैं व्यूअर को बता रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपके जो टेक अवे हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो पहला तो ये गोल्ड रिवैल्यूएशन, क्लियरली कोहली सर कह रहे हैं कि अब तो जोखिम नहीं उठाने वाला है अमेरिका, वो नहीं ही ये काम कर सकता है। तो इसको लेके बहुत सी खबरें आपको जरूर मिल रही होंगी, बहुत ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। हालांकि गोल्ड रिवैल्यूएशन के ऊपर मैं एक अलग से रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ सर, और होपफुली वो 2 से 3 दिनों में मिल जाएगी लोगों को, लेकिन वो मोस्टली हिस्ट्री के ऊपर रहेगी कि कब कैसा हुआ, हमें पता तो चले। हाँ, राइट, क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया सर तो ही मुझे भी पता चला, मैं भी नहीं जानती थी। तो ये मेरा टेक अवे है। गोल्ड एंड सिल्वर अभी हमेशा ही हेवन कहा जाता है, आगे भी रहने वाला है। आपने जो सीखा है वो प्लीज आप मुझे बताइए। ट्रम्प का आज का जो भाषण है वो आपको देखना है, मुझे देखना है, ये होमवर्क पूरा शुरू से लेके आखिर तक देखना है। हाँ। उसका हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं आप, अगर इंग्लिश में सुने तो और मजा आएगा, पर अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो भी पूरा सुनना है आपने। शानदार। और ये जो पॉडकास्ट है वो आपको अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करना है, क्योंकि बहुत सी नई जानकारी आज के इस पॉडकास्ट में देखने को मिली है। थैंक यू सो मच सर। हर बार जब आप आते हैं तो कुछ नया सिखा के जाते हैं, आज भी उनमें से एक ही दिन था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।